नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कहानी कामयाबी की में। यहां पर हम जानते हैं किसी भी शख्स की एक ऐसी कहानी, वो कहानी जो आपको प्रेरणा दे, वो कहानी जो आपको आगे बढ़ने का लक्ष्य दे। और ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है इस कार्यक्रम में। और आज जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, शायद अपने आप को सौभाग्यशाली वो महसूस करें, क्योंकि जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो है जी कैन के मैनेजिंग डायरेक्टर केदारनाथ पांडे जी। सर नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसा आपका कि सर स्वागत है। हमारे कार्यक्रम के नाम से ही ये मालूम पड़ता है, कहानी कामयाबी की, तो जानना चाहेंगे कि आपकी कामयाबी की पीछे की कहानी क्या है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने बारे में विस्तार से बताना चाहेंगे। मैं गांव का रहने वाला हूं और मीडियम फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। ब्राह्मण फैमिली में। मेरा पूरा नाम केदारनाथ पांडे है और मेरे पिताजी किसान थे और हमारी पूरी फैमिली किसानी करती थी। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन कहते हैं भाग्य में जो लिखा होता है वो कर्म के द्वारा पा सकते हैं। भाग्य किसे कहते हैं ये आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। अगर भाग्य में ही नहीं लिखा हुआ है तो कर्म कितना भी ज़्यादा करें उतनी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि कर्म से भाग्य की रेखाओं को बनाया जा सकता है। वही हाल मेरे साथ हुआ। मैं बचपन में बड़े मुश्किल से पढ़ाई लिखाई किया। छठी क्लास से मैं ऐसा कहें कि बिजनेस कर रहा था। घर पे किराने की दुकान करता था और खेती भी करता था और पढ़ाई भी करता था। तीनों काम समय समय से। सवेरे अर्ली मॉर्निंग खेती में जाते थे और वहाँ खेती बाड़ी में जो हमारे साथ काम करते थे उनके साथ काम करके फिर समय से स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर सवेरे शाम किराने की दुकान खोल के वहाँ सौदा वगैरह बेचना, गांव में जो लोगों को ज़रूरत पड़ती थी। और बाटर सिस्टम चलता था गांव में। जैसे मान लिया कोई चावल लेके आया और उसको मिर्च की ज़रूरत है, हल्दी की ज़रूरत है, मसाले की ज़रूरत है, या जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी उसको एक्सचेंज करते थे हम। ये हम करते रहे और धीरे धीरे करके हम बड़ी मुश्किल से 12th पास किया, वो भी 2 पार्ट में। पहले साल तो हम रेगुलर रहे और दूसरे साल हमने प्राइवेट से इंटर पास किया। उसके बाद फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, वहाँ हमने नाम लिखाया बीए फर्स्ट ईयर में। वो भी समय बड़ा अजीब था। बीच में हम दिल्ली आए, दिल्ली से फिर वापस गए, लेकिन बीए सेकंड डिवीज़न हमने पास किया। उसके बाद वहीं जब प्रांगण में जो विदाई होती है, लोगों का फंक्शन होता है, वहाँ हम बैठे हुए थे तो मैं सोच में पड़ गया कि अब बीए तो पढ़ लिया, इसके आगे पढ़ाई कर पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक किसान के लिए इस लेवल तक जाना ही मुश्किल होता है और उसके बाद फिर आगे पढ़ाई करना अगर घर का सपोर्ट ना मिल पाए तो बहुत मुश्किल होता है। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं इतना उस बातों में, उस ख्वाबों में गुम हो गया कि सारे लोग चले गए और मैं वहाँ बैठा रह गया। फिर ख्याल आया सभी लोग चले गए, तो उस टाइम मैंने सोचा कि अब जीवन में अगर कुछ करना है तो मैं शहर की तरफ जाऊं। शहर की तरफ जाने का क्यों मन बना, क्योंकि मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में एक बंसीलाल हुआ करते थे जो यादव थे। हमारे पड़ोसी मिश्रा जी थे, राम चतुर मिश्रा, डॉक्टर रामायण प्रसाद मिश्रा, उनके यहाँ वो सर्वेंट थे। लेकिन वो दिल्ली में आके रिक्शा चलाते थे और रिक्शा चला करके जो धन अर्जित करते थे तो 6 महीने 8 महीने बाद जब वो गांव जाते थे तो नई साइकिल, नई घड़ी, नया कुर्ता पैजामा। तो मैं वो देख के बड़ा लालायित होता था कि यार कितना पैसा कमाते हो, क्या करते हो। तब हमको नहीं मालूम था कि वो रिक्शा चलाते हैं जी। तो मेरे मन में आया कि यार मेरा पड़ोसी इस तरह से बन ठन के रहता है, नई साइकिल, नई सारी चीज़ें होती है, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। उस प्रांगण में बैठा हुआ था जब बीए सेकंड ईयर का समाप्ति थी। तो मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में देखता हूं क्या है। तो उस ख्वाब को लेके मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा था। मेरी 4 बहनें हैं, सभी मेरे से छोटी हैं। तो उस टाइम फिर मैंने क्या किया कि सवेरे के टाइम अपना एक पैंट, एक शर्ट, एक
जो क्या कहते हैं यूरिया खाद होती थी, उसका थैला बना हुआ था, उस बोरी का थैला, उसमें पैंट शर्ट रख के सिरहाने रख लिया। और उस टाइम हमारे पास 25 रुपया था, वो भी पिताजी के उसमें से निकाल लिया था मैंने जेब खर्ची के लिए। और वो लेके, और रात को डर भी लगता था, 4 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग में पैदल ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ा। रेलवे स्टेशन पे वहाँ भी छुप के बैठ गया कि मैं अपने माँ बाप को अकेला बैठा हूँ, पिताजी को पता चलेगा तो वो जाने नहीं देंगे। सो ट्रेन आई, मैं उसमें बैठ गया। 20 रुपया उस टाइम किराया लगता था गोंडा से दिल्ली आने पे। दिल्ली आ गया तो फिर यहाँ आकर के उस बंदे से मिला, बंसीलाल। तो देखिए वो रिक्शा चला रहे हैं, और जो मेरे गांव के काफ़ी लोग थे वो राजा आयरन फैक्ट्री में, एम्पायर सेफ में, कई फर्नीचर की दुकानें थी, वहाँ रिक्शा चला रहे थे। तो मैं काफ़ी दिन तक लोगों से मिलता मिलाता रहा। मैंने कहा हमारा भी कहीं काम लगवाओ। तो लोगों ने कहा भाई देखियो आप नंबरदार के बेटे। नंबरदार उन्हें कहते हैं जिनके पास प्लाट ऑफ नंबर ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़मीनें ज़्यादा होती हैं जी। तो वो बोले कि मैं आपको कहने लगवाऊंगा, क्योंकि आपके पिताजी को मालूम पड़ेगा तो वो हमको दंड देंगे। इस डर से उन्होंने काम नहीं लगवाया। फिर मैंने स्वयं ही एक भारतीय फर्नीचर था, पचकुइयाँ रोड पे छोटी सी दुकान थी, वहाँ पे एज ए चपरासी हमने खुद ही जाकर के बात करके लग गए। तो अलमारी लोड कराना, टेबल साफ़ करना, ये सब कुछ दिन किए। उसके बाद वहाँ से भी हम छोड़ दिए, कुछ कारण था। उसके बाद एक सुग्गा इंजीनियरिंग वर्क्स था, जहाँ पे आरा मशीन बनती थी, राजा आयरन फैक्ट्री, रानी झांसी रोड पे। आज भी उनके फैमिली के लोग हैं, अब आरा मशीन तो नहीं बिकती। वहाँ पे भी हम चपरासी, एज ए चपरासी ज्वाइन किए। तो क्या होता था, चाय के दुकान से चाय लाना, चाय पिलाना, कप हटा देना, साफ कर देना। और बड़े भाव, हम तब भी अपने को ऐसा फील नहीं कर रहे थे कि बड़ा छोटा काम है। काम कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है, सोच बड़ी रखनी चाहिए। और हम कुछ दिन वो भी किए। उसके बाद मेरे में आया कि जो है कितनी दिन चपरासी का काम करूँगा, अब मुझे कुछ और करना है। तो हमने ठान लिया कि मैं भी रिक्शा चलाऊँगा। रिक्शा चलाने में डेली के डेली पैसे मिल जाते थे, तो एक रिक्शा किराए पे लिया, और उसी दुकान पे जहाँ पे हमारे दोस्त हमारे गांव के रहते थे, वहाँ पे हमने ठान लिया कि मैं भी रिक्शा चलाऊँगा। और मैंने रिक्शा भी चलाया, ट्रॉली रिक्शा, जहाँ पे अलमारी वगैरह ढोते, फर्नीचर ढोते थे। 1 महीना 22 दिन तक वो भी काम किया। फिर मैंने सोचा कि ये भी कब तक करूँगा, मुझे कुछ और सोचना है। क्योंकि 10th में जब थे तो हमने संकल्प ले लिया था कि मैं स्वावलंबी बनूंगा, अपने पैर पे खड़ूंगा, और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, अपने आप में कुछ बनूंगा। और वो सपना सोच के दिल्ली आए, ये किया। इसके बाद उसी टाइम एक और सपना आया था। सपना क्या, मन में विचार आया था कि जिस तरह से मैं एक जमींदार का बेटा होकर के, किसान का बेटा होकर के भी मैं पैदल जाता हूँ पढ़ने 7 किलोमीटर, तो बाकी गांव वालों का क्या होता है, जो गरीब लोग हैं वो कैसे पढ़ेंगे, और नहीं पढ़ते थे। तो हमने कहा कि अगर मैं लाइफ में कामयाब हुआ तो मैं गांव में एक अच्छा स्कूल बनाऊंगा। और वो सपना 1995 में हमारा पूरा हुआ। वहाँ स्कूल बनाया। आज वहाँ 3500 बच्चे आज भी पढ़ते हैं, इंटर तक स्कूल है। तो अभी आते हैं बैक में कि जब मैंने ये सोचा कि अब क्या करें, तो रिक्शा चलाना शुरू किया। रिक्शा के बाद जब मन में आया कि अब क्या करूं, तो मैंने कहा कि अब कुछ ऐसा सोचें कि जो हम लोगों को सेवा भी दे सके और अपना पैसा भी बनाए। तो हमने 3 व्हीलर चलाना सीखा। अशोका मोटर ड्राइविंग स्कूल था फैज रोड पे, वहाँ पे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जाते थे और 3 व्हीलर चलाने का ट्रेनिंग लेते थे। 1 महीना तक ट्रेनिंग लिया। फिर गांव में पिताजी का कुछ लोगों से झगड़ा हो गया और एकाएक हम फिर वापस गांव चले गए। फिर कुछ दिन बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि जो है दीपावली का टाइम था और वहाँ फटाके जो होते हैं बम, सुतली वाला, वो मेरे हाथ में फट गया। पलेता जलाया, वो थोड़ा सा जला, इसके बाद फुस्सी, हम समझे फुस्सी हो गया, उसको हाथ में उठा लिया और वो फट गया। इसका इलाज कराने के लिए फिर मैं बॉम्बे चला गया, KEM हॉस्पिटल बॉम्बे, KEM परेल में पड़ता है। वहाँ इसका इलाज कराने के दौरान गांव वालों के साथ, वहाँ भी भाजीपाला मार्केट था दादर, वहाँ पे कुछ लोग हमारे मित्र थे, तो बोले आप रहिए खाइए और हम आपका इलाज कराएंगे। उन्होंने हमारी मदद की।
लेकिन मैंने कहा मैं कब तक दूसरे के सहारे रहूँगा। फिर उन्होंने बताया कोई बात नहीं, आप घबराओ ना, तुम हमारे साथ बिजनेस करो। तो वो सवेरे भाजी मार्केट से लेके 1-2 बोरा और बाहर रोड पे रखते थे और वो बेचते थे। उसमें हमें शामिल किया। 1 दिन 2 दिन तो उनके साथ हम रहे और इसके बाद एक बेवड़ा मिला मुझे, दारू पीने वाला। जी। तो उसने बोला पांडे जी आप मेरे साथ बिजनेस करो। अब वो संजोग में लिखा हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है हम आपके साथ भी करते हैं। 1 दिन तो उसके साथ किया तो 5-5 रुपया 10-10 रुपया जो प्रॉफिट हुआ उसको दे दिया। वो तो टल्ली होके चला गया, लेकिन मेरे लिए वो 5 रुपया और वो जो सीख थी कि अब मैं अपने आप कर सकता हूँ, मैं उस 10 रुपये से शुरू कर दिया। और काफ़ी दिनों तक मैं भाजी खरीदता था, मार्केट में बेचता था। धीरे धीरे करके मेरा बिजनेस बढ़ गया। हम पूरा ट्रक मंगाने लगे और सेठ केदारनाथ पांडे करके पर्ची आती थी, उसमें पूना से नासिक से भाजी आता था, उसमें रेट लिखा होता था। उसको रात में हम और हाथ में पट्टी बंधी होती थी। 1 सर्वेंट 2 सर्वेंट रखते थे, 10-10 रुपया देते थे उनको। 8 बजे तक सब कुछ ख़त्म कर देना होता था। इस तरह से हम वो बिजनेस किए और बहुत अच्छा काम चल पड़ा। पूरे मुकादम सारे लोग जान गए, बहुत रिस्पेक्ट मिलने लगा। लेकिन भाग्य में उससे आगे कुछ और लिखा हुआ था। मेरे घर से टेलीग्राम आया, मदर ने भिजवाया, योर मदर सीरियस कम सून। तो जब वो टेलीग्राम पढ़ा, सवेरे 8 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा कि माँ से बढ़ के तो इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। अब मुझे क्या करना चाहिए, बिजनेस करूँ या माँ को देखने जाऊँ? मैंने कहा नहीं, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है, मैं माँ से मिलने जाऊँगा। सारा बिजनेस छोड़ के उसी टाइम, वो टाइम समाप्त तो 8 बजे सारा बिक गया था, तो उसमें एक लेटर लिख के देना होता कि दूसरे दिन सामान क्या भेजेंगे। मैंने नहीं लेटर लिखा और सीधा गांव का रास्ता अपना लिया। ट्रेन पकड़े, गांव गए तो देखें सब लोग खुश, कोई बीमारी नहीं था, क्योंकि माता जी ने मेरी शादी तय कर रखी थी। जी। अब ये हुआ कि आपके पिताजी ने फैसला किया है और ये शादी करनी है, तो गांव में ये होता था कि जो माँ बाप कह दें आपको वही करना होता था। आपकी पसंद है नहीं है वो कुछ नहीं चलता था। खैर मैंने अपने मामा से कहा, जिन्होंने शादी लगाया होता, कि मैं शादी तो पसंद करके ही करूँगा। तो वो बोले देखो यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन चलिए मैं आपकी बात रखता हूँ। उन्होंने बात रखा कि लड़का दिल्ली बम्बई रह चुका है तो वो लड़की पसंद करके करना चाहता है। खैर हम गए, लड़की से मुलाकात की, तो संजोग की बात है हमारा वो शादी, मतलब मुझे समझ नहीं आया, तो हमने मामा को बोला मुझे समझ नहीं आया अभी, मैं बाद में बताऊंगा। वहाँ से वापस फिर घर आए तो पिताजी के डर के मारे कि अब वो क्या हमारे ऊपर आफत ढाएंगे, मैं रात को ही फिर दिल्ली भाग आया। हमने अपने भाग्य का भरोसा करके चाणक्य प्लेस में A97 100 गज का प्लाट खरीदा, उसको बनाया और वहाँ से काम शुरू किया हमने पांडे फर्नीचर के नाम से। ईश्वर की कृपा थी कि काम हमारा खूब चल पड़ा और पहला कस्टमर हमारा था प्रेस्टीज ऑफिस सिस्टम, मल्होत्रा जी। उन्होंने 11,000 रुपये एडवांस दिए और 11 कुर्सी का ऑर्डर दिया और फिर वहाँ से हमारा ऐसा काम चला कि धीरे धीरे करके हमने 100-100 गज के 4 प्लाट वहाँ खरीदते गए और 4-4 मंजिल बनाते गए और काम बढ़ता गया। उसके बाद वो जगह इतनी कंजेस्टेड हो गई कि लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता, टेम्पो जाना, गली बहुत चौड़ी नहीं थी। फिर एक ऐसा समय आया कि वहाँ प्रदूषण फैलने लगा, तो इंडस्ट्रियाँ हटाने लगे। गवर्नमेंट ने निश्चित कर लिया कि यहाँ जो भी गली मोहल्ले में या ऐसी इंडस्ट्री चल रही है उनको बाहर किया जाए। तो 1920 में नहीं 2000 में, सन 2000 में हमने यहाँ 1 एकड़ का प्लाट खरीदा, लोन पे लिया गवर्नमेंट से, प्लाट नंबर 7 सेक्टर 6 IMT मानेसर में, और वहाँ आकर के हमने अपना फैक्ट्री का सेटअप किया और बहुत कष्ट झेले। एक टाइम ऐसा भी आया फैक्ट्री बन गई, चलाने लगे और फिर ये हुआ कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि लोगों को लाना, कारीगरों को दिल्ली से लाना, बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हार मान गए। लेकिन मैंने कहा कि वापस मैं दिल्ली में फैक्ट्री खोलूँगा। 6 करोड़ में मैंने बेच दिया था, बयाना लिया 5 लाख रुपया। और जब मैं फैक्ट्री का जगह देखने गया तो इतनी महंगी दिखी कि जो ये जगह हम 6 करोड़ में बेचते वो 36 करोड़ में भी ना मिले, इस तरह की जगह, इतनी बढ़िया जगह थी ये। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब हमें ये वापस लेनी जगह।
तो उनको हमने बताया कि हमारे परिवार में अनबन हो गई है और ये जगह हमें वापस लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भाई रूल ये है कि डबल पैसा दीजिए। डबल पैसा दे करके और मैंने वो जगह फिर से वापस ली। तो भाग्य में लिखा हुआ था कि मुझे और आगे बढ़ना है और इसलिए आप लगातार आगे बढ़ते हैं। लगातार आगे बढ़ते हैं जी, ये सफलता की जो आपकी कहानी है, जाहिर तौर पर ये अभी फ़िलहाल ये संदेश देती नज़र आ रही है, जो दर्शक हमारे तमाम देख रहे हैं, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सफलता है या जो मुकाम है वो आपको विरासत में मिले। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सफलता आपको एक तो भाग्य होता है, कर्मा का फल होता है, और दूसरा कर्म। कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलस्य कदाचन गीता में उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना करो। फल तो जरूर मिलेगा। आप आम बोएंगे तो आम ही मिलेगा। अगर कांटा बोएंगे, क्या कहते हैं, कटीले झाड़ियाँ बोएंगे तो झाड़ियाँ मिलेंगी। तो कर्म का फल मीठा होता है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बिल्कुल। हिम्मत बंदा बंद दे खुदा। और हमारे भाग्य में लिखा हुआ था, हमने कर्म किया। समय समय से आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ऐसा कहा गया है। और उसी के अनुसार जब भी जो चीज़ की आवश्यकता पड़ी, हम उसमें पीछे नहीं हटे, किसी काम को छोटा नहीं समझा और नित्य प्रति हम बढ़ते गए। और फिर 5 साल पहले जब धीरे धीरे काम बढ़ता गया तो ये हुआ कि हमें और जगह लेनी चाहिए। उस दौरान जब जगह का तलाश करने लगे तो ये जहाँ आज हम बैठे बात कर रहे हैं, ये जगह हमने लिया। ये 2.25 एकड़ की जगह है और 4 मंजिल हमने बनाया। यहाँ इसको लोन वगैरह लेकर के बनाया। धीरे धीरे काम इतना बढ़ता गया कि अभी 2 साल पहले हमने एक और जगह लिया, प्लाट नंबर 161 सेक्टर 5 में। वहाँ स्टील का प्लांट लगाया। और इस तरह से जो मन में आता गया, जो सामने आया, वो हम करते गए। ये आपने बहुत सही बात यहाँ पर कही है कि अगर हमारे मन में हिम्मत हो और हाँ। हम मेहनत करते रहे तो जाहिर तौर पर हम सब कुछ आगे बढ़ते रहेंगे। आपका विजन क्या है इस समाज को लेकर, इस देश को लेकर, या आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, क्या विजन है आपका उन्हें लेकर? देखिए, जो हमारे साथ काम करते हैं, मैं उनको अपना एक परिवार मानता हूँ जी। और जब आप किसी को अपना परिवार मान के चलेंगे तो वो भी मजबूर हो जाएगा आपको अपना संरक्षक मानने पे। आज हमारे पास जितने भी बच्चे काम करते हैं, हमारे गांव के, हमारे ज़िले के भी काफ़ी हैं। 300-400 लोग हमारे ज़िले के हैं, बाकी अन्य प्रांतों से भी लोग आए हुए हैं। जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक चीज़ मैंने देखा कि अगर मैं इनकी जगह पे गेट पे आता हूँ और वो मालिक बन के बैठे हों और मुझे किसी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, किसी को दवाई कराना है या कुछ भी, और मैं उनसे क्या उम्मीद रखूँगा, तो वो भावना लेकर जब मैं उनके पास जाऊंगा तो मैं सही निर्णय ले पाऊंगा। तो जब भी मेरे पास कोई भी हमारे गांव का कि कोई भी कर्मचारी आता है, अपनी ज़रूरतों का इजहार करता है, तो मैं 1 मिनट उसकी जगह जा करके और निर्णय लेता हूं कि नहीं, इसकी ज़रूरत, और वो पहचान जाता हूं। क्या यही वजह है जिसने आपको ज़मीन से बांधे रखा? यही वजह है। और देखिए, हमारे अर्श से लेके फर्श से लेके अर्श तक आने का यही रीज़न है कि हमने कभी किसी काम को छोटा नहीं समझा, सबको अपनाया, और कोई भी काम सामने आया हमने सब कुछ किया। आपने अभी पिछले जो हमने बताया आपको कि कहाँ से चले कहाँ तक आए, गांव में भी स्कूल बनाया। अभी हम पिछले 2 सालों में समाज का भी सहयोग लेकर के 4 मंदिर बना चुका हूँ। मंदिर ही क्यों, अब कहें मंदिर ही क्यों, बड़ा सवाल है ये। हाँ, मंदिर ही क्यों? क्योंकि समाज सेवा की तो समाज का, समाज को सबसे पहले अगर समाज को कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ दें जो वो कभी ख़त्म ना हो। तो सबसे पहला हमने काम किया स्कूल बनाने का। स्कूल बनाने का जो संकल्प लिया था, इससे संबंधित एक हमें निबंध लिखने को मिला था कि विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में प्रधान धन है। इस पर लेख लिखने को मिला था 8th क्लास में। उसमें 10-12 लाइनें थी, जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। विद्या व्यय कृते वर्धते, विद्या एक ऐसा धन है कि व्यय करने से बढ़ता है। विद्या भ्राता न विभते, विद्या एक ऐसा धन है कि भाइयों में बांटा नहीं जा सकता। विद्या विदेश गमने स्वबंधु जना बहुत, विद्या विदेश पे भी जाने पे बाद भी आपका कोई सामान चोरी हो जाता है तब भी आपका भाई के समान साथ देता है। विद्या राजा न हरत, विद्या एक ऐसा धन है कि राजा हर नहीं सकता। विद्या ददात विनयम, विद्वान बंदा विनयी हो जाता है, सॉफ्ट नेचर का हो जाता है, अच्छा हो जाता है। इस तरह से विद्या
एक ऐसा धन है कि अगर आप किसी को पढ़ा लिखा देते हैं, विद्वान बना देते हैं, तो वो हमेशा के लिए उसके पास हो जाएगा। चोर चोरी करेगा, उसका धन लूट लेगा, लेकिन विद्या नहीं ले जा सकता। भाइयों में दौलत बांटी जा सकती है, जो माँ बाप की या जो भी प्रेजेंट में होगा, लेकिन विद्या नहीं बांट सकते। ये बहुत सही बात आपने कही और मुझे लगता है कि समाज में इसको लेकर जागरूकता अभी फिलहाल Yes. होनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अभी जिस तरीके की संस्कृति हमने पिछले काफ़ी समय से अपनाई है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। छूटती जा रही है। इसी बीच मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे आपके अभी हम बेटों से भी मिले और आपके परिवार के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, आप एक मशहूर बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपके विचार बहुत खुले हैं। आपके जो बच्चे हैं वो मुंबई में हैं और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रहे हैं, तो कभी आपको ये नहीं लगता है, जैसे हम अक्सर देखते हैं सुनते हैं, कि एक बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन ही बनता है? हाँ, ये आपने सही कहा। काफ़ी हद तक समाज में ऐसे लोग हैं कि वकील का लड़का वकालत ही पढ़ता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टरी पढ़ता है, बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन बनता है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिफर करते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब 3 इडियट पिक्चर आई थी, तो उससे थोड़ा सा हमने ज्ञान लिया। उसमें दिखाया गया था कि एक बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसका बाप उसको इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन वो उसका मन उसमें लगता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको कहा जाता था कि आप ये पढ़ाई करो। तो हमने सोचा कि अगर जो हमारा बच्चा जिस लायक है या जो जिधर उसका दिमाग जाता है, अगर हम उसको स्वतंत्र करें तो हो सकता है उसमें उसको ज़्यादा कामयाबी मिले। ऐसे हमारे बच्चे ने 10th जब पास किया तो उसने कहा, एक उस टाइम चित्रांगदा कार्यक्रम किया था स्कूल जी, में, जी। तो उसमें अर्जुन बना था, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा और जितने दोस्त थे उसको काफ़ी तारीफ़ की उसकी। तो उसने कहा कि मैं बॉम्बे में पढ़ना चाहता हूँ और साथ साथ मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि देखिए, एक बेसिक शिक्षा जो होती है, उसके बाद तो बच्चे को अपना रास्ता चुनना चाहिए। जैसे 10th के बाद पूछा जाता है आप किस लाइन की पढ़ाई करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो साइंस साइड से, आर्ट साइड से, इस तरह से बहुत सारी, इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उस टाइम हमने सोचा अगर इसके दिल में है कि हम फिल्म लाइन में या इस लाइन में काम करना चाहते हैं, तो मैंने उसको कहा, हमने कहा बेटा ऐसा है, अभी आप बेसिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, अब आप जा करके फिर फिल्म लाइन से संबंधित ज्ञान लें। जी, क्योंकि ज्ञान तो ऐसी चीज़ है हाँ। जिसे जितना ज़्यादा अर्जित किया जाए वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। इसी बीच मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? खाली समय में आप क्या करते हैं, यानी कि आपकी हॉबीज़ क्या है? इसके अलावा आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को यही सिखाएं कि कोई काम छोटा नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ हर बच्चों के लिए, जो भी बेरोजगार हैं, बेरोजगार आप अपने वजह से हैं, रोजगार तो चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, आप कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी सबसे पहले, और आपको संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प, आत्मनिर्भर बनने का संकल्प, और फिर आपके सामने कोई भी रास्ता छोटा मतलब असंख्य है। आप कितना बढ़ना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि यही आपकी यही हॉबी में भी एक होगी कि हाँ। आप सीखना चाहते हैं और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। आपके साथ बहुत अच्छा लगा हमें बातचीत करके, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि जितने भी दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उन्होंने काफ़ी कुछ समझा होगा और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। ज़िंदगी से जो तमाम शिकायतें उन्हें अक्सर रहती है, कहीं ना कहीं उन शिकायतों के पीछे का जवाब उन्हें ज़रूर मिला होगा। कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहे खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।